खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम कृषि विज्ञान भद्रवाह में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आज फार्मरों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ राग़िब करने के लिए कुछ इकदाम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हम कृषि विज्ञान के सीनियर साइंटिस्ट और हेड जो है यहाँ के, उनके पास जाना चाहेंगे। सर, क्या इकदाम उठाए गए हैं आज और क्या प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 425 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा भी चुना गया है। इसमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ फार्मरों को रुझान करना है, उसका अवेयर करना है कि वो नेचुरल फार्मिंग के साइड आ जाए, क्योंकि केमिकल खादें यूज़ करके अपनी ज़मीन की जो सेहत है वो उसको नुकसान हो गया है। साथ ही साथ हमारे जो वायुमंडल है, हमारी एटमॉस्फेयर है, उसको भी नुकसान हुआ है। उस नुकसान को फ्यूचर में और ज़्यादा ना करते हुए, कम करते हुए हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ ये ट्रेनिंग जो है आज कृषि विज्ञान केंद्र में रखी गई है। इसके अलावा डीडीसी काउंसलर ठाकुर युद्धवीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बात की जा रही है नेचुरल फार्मिंग की, तो आपकी तरफ से क्या इकदाम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, आज का जो ये प्रोग्राम था यही था कि नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि हमने खाद डाल कर अपनी ज़मीनों को खराब कर दिया है। क्योंकि ज़मीन अब ऐसा है कि आप जितना भी गोबर डालेंगे लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो मतलब इसलिए यही प्रोग्राम आज चल रहा है कि जो फार्म यहाँ आए हैं उनको ये समझाना है कि खाद से हटकर हम अपना जो देसी गोबर होता है उसका यूज़ करेंगे ताकि नेचुरल जो फसल उगे। और क्योंकि आपको पता है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं खादों से, तो हम चाहते हैं कि ये जो गोबर अपना डाला जाए, अपना जो देसी जो अपना होता है उसी से ये फसल को उगाया जाए। अपने लिए भी ठीक है और मार्केटिंग जब हम बेचेंगे उसके लिए भी ठीक है। तो ये 425 डिस्ट्रिक्ट में से हमारा डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ आया है, खासकर भद्रवाह जो केवी के भद्रवाह है, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो हम ये आशा करेंगे कि सब जगहों पर इसको, खासकर भद्रवाह डोडा में इसको फैलाएंगे और लोगों को समझाएंगे। और हम चाहेंगे कि लोग हमारा साथ दें, डिपार्टमेंट का साथ दें, ताकि ये सब के लिए अच्छा रहे। जैसा कि ये नेचुरल फार्म जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आजकल हर कोई उसकी तरफ जाना चाहता है। तो हमारे साथ सरपंचेस भी कुछ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाएंगी इलाके में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए? मेरा नाम प्रवीण जरियाल, मैं सरपंच पंचायत बुटला भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ। आज का सबसे पहले मैं इस महकमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, और जिससे आने वाले वक्त के लिए हमारे जितने भी फार्मर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर अभी जो हमारे किसान लोग आए हैं इनको ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है, बहुत अच्छा स्टेप है। और आने वाले वक्त में इसका बहुत लोगों को, हमारे जो ज़मींदार हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि हमारी जितनी ज़मीन है वो पूरी तरह जो खाद डाल कर जो उसकी पूरी तरह ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। और आज के बाद जिस तरह से हमारे किसान जो अपनी खाद तैयार करेंगे और फार्मिंग में जो नया इस वक्त जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। क्या अवेयरनेस, किस तरीके की अवेयरनेस फैलानी? तो अभी जिस तरह से हमारे किसान जो हमारे जो बाकी साथी हैं पंचायतों के अंदर, हमारी जितनी PRI मेंबर्स हैं वो पूरे फार्मरों को पूरा ताउन दे रहे हैं। जगह जगह इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी खादों की तरफ या ज़मींदारी जो हमारा किसानी जो किसान है किसानी कर रहा है, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी की जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम अपनी पंचायतों में दे रहे हैं। तो कुछ फार्मर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज एक फार्मर भी मौजूद है जिन्होंने आज से 10 साल पहले इसका ये शुरुआत की थी। तो सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और कब आपने जो नेचुरल खाद आपने तैयार की थी तो किस तरीके क्या किया था? मैं जसवंत सिंह मनास, बस्ती भद्रवाह का रहने वाला हूँ। वैसे तो हम पूरे भद्रवाही जितने भी हैं पूरे के पूरे खानदानी फार्मर हैं। हमारे बाप दादा ये काम करते आए हैं, हम भी करते आए हैं। हम इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हम बड़े फ़ख्र से कह सकते हैं हम फार्मर। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती तौर पर ये अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कलम और कापी पकड़ने से पहले मैंने हल की आड़ी पकड़ी है और मैंने अपनी खेती बाड़ी अपने दादाजी के पिताजी की निगरानी में शुरू की है। पढ़ाई तो उसके बाद में की है। उसके बाद भी हम दिन भर मेहनत करते हैं, सब कुछ करते रहे। उसके बाद मैंने एक नौकरी की, दूसरी नौकरी की। जब दूसरी नौकरी से मैंने रिटायर हुआ तो मेरे को साथी पूछ रहे थे अभी आप क्या करोगे। मैंने कहा मैं ऐसा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहा हूँ जिसमें ना कोई रिटायरमेंट एज है ना कोई लिमिट है। जब तक मैं काम कर सकता हूँ मैं काम करता रहूँगा। तो वही थी हमारी खेती बाड़ी फार्मिंग, क्योंकि मैं जानता हूँ खेती में क्या कुछ है। तो रिटायरमेंट के बाद 2010 में रिटायर हुआ तो उसके बाद मैंने फिर अपनी खेती बाड़ी जो नए सिरे से
टेक्निकली जो है तरीके से, साइंस के तरीके से शुरू की। तो उससे पहले मैंने केंचुआ जो थे 1000 रुपये किलो लेकर मैंने उनको मल्टीप्लाई करना शुरू किया था। रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने ये मटका खाद बनानी शुरू कर दी। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले अगर किसी ने लिवेंडर लगवाया था वो मैं एक किसान था लेकिन हमारी बदकिस्मती ये थी कि मार्केटिंग ना मिली हमें, जिसकी वजह से मैंने खुद अपने हाथों से उसको उजाड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने एक मेडिसिन प्लांट इग्निशिया शुरू किया, जो 5 रुपये प्लांट लेकर मैंने शुरू किया था, लेकिन उसकी मार्केटिंग ना होने की वजह से भी 2 साल के बाद फिर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं बड़ा मायूस हुआ कि आखिरकार करें तो करें क्या। हिम्मत तो बड़ी थी करने की, लेकिन कोई रिजल्ट जो है सामने नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बहुत मायूस हो चुका था। खैर फिर नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। मैं तकरीबन सभी काम करता हूँ, डेयरी के काम भी चलाता हूँ, भेड़ बकरी हमारे पास थी, बाकी अपनी हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये सब काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। मधुमक्खी का काम भी मैं करता हूँ, जानता हूँ सब कुछ। भद्रवाह जो है वो इस चीज़ को शुरू किया जाए, नेचुरल फार्मिंग को शुरू किया जाए, तो आपको कितना स्कोप होगा आगे बढ़ने का? इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि हमारे जो युवा हैं, जो नौजवान जो है, वो इससे दूर होते जा रहे हैं। उनको पता है कि बिज़नेस के लिहाज से हमारी खेती बाड़ी जो है बहुत घाटे का सौदा है, कोई इसको करना ही नहीं चाहता है। हमें पता है कि अगर 1000 रुपये हमने कमाना है तो उस पर कम से कम 10,000 का हमारा खर्चा होता है, इसलिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन फिर भी मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हैं, छोटे बड़े, अमीर गरीब, संतरी मंत्री जितने भी हैं, खाना तो उन्होंने अन्न ही है, अनाज ही खाना है। और अनाज जो उगेगा इन खेतों से उगेगा, और खेतों से अनाज उगाने वाला एक फार्मर ही है, किसान ही है, और इसमें ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जो अन्न को उगाएगा उपाएगा। एक और साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर जियंजा। आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है ये नेचुरल फार्मिंग? क्योंकि आज के टाइम में जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हो। अगर भद्रवाह जैसे इलाके में इस चीज़ को शुरू किया जाए तो कितना बेनिफिट होगा फार्मर्स को इससे, और आपको कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है अब ये नेचुरल फार्मिंग करना? देखिए, जो फर्टिलाइज़र जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पीछे वजह थी बढ़ती हुई आबादी को खाना देना, ये वजह थी। उसके बाद जब उसके साथ बीमारियां आई तो बात हुई कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन का एक लिमिट हो गया, प्रोडक्शन एक लिमिटेड प्रोडक्शन होने लगी। और फिर क्या है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि यूथ ने देखा कि एग्रीकल्चर में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो इससे भागने लगे एग्रीकल्चर से। नेचुरल फार्मिंग एक तरह का आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है, जिसको हम कहते हैं, मैं कह सकता हूँ इसको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन अ पावरफुल वे। नेचुरल फार्मिंग का हम एक डिफिनेशन ये भी हम दे सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इन अ पावरफुल वे। पावरफुल वे इसलिए कि इससे एक तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं। क्वांटिटी प्रोडक्शन जो हमारा है वो बढ़ना चाहिए, 4-5 गुना प्रोडक्शन होना चाहिए। जहाँ 1 क्विंटल होता है वहाँ 3-4-5 क्विंटल होना चाहिए। ये टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेगा, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। और साथ में उसकी जो क्वालिटी है, जो फर्टिलाइज़र से जो ख़राब हुई, उस क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। यही नेचुरल फार्मिंग है। और जब हम प्रोडक्शन देंगे, ज़मीन से हम प्रोडक्शन देंगे, प्रॉफिट देंगे, तो यूथ इसमें अट्रैक्ट होगा। इसमें टाइम लगेगा, 3-4-5 साल लगेगा, लेकिन यहाँ के जो फार्मर हैं, जो शिफ्ट कर रहे हैं किसी और चीज़ की तरफ, एग्रीकल्चर को छोड़ करके भाग रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, सरकार की तरफ देखते हैं कि हमें कुछ देगी सरकार, तो जब हम 3-4 साल इस पर काम करेंगे, लोग आएंगे, धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ेंगे, और जो सरकार पे जो नौकरी का जो लोड है वो भी कम होगा। निश्चित रूप से जब हम काम करेंगे तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि लोग जो है अक्सर अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से दूर होते जा रहे हैं और फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करें, तो इससे ज़मीन को कितना नुकसान होता है और लोगों की हेल्थ को भी कितना नुकसान होता है? अगर आप ये नेचुरल फार्मिंग तरफ आए तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? एक्चुअली क्या कि ज़मीन को तो नुकसान होता ही है। केमिकल, जो भी केमिकल चीज़ हम यूज़ करेंगे, बाहर से यूज़ करेंगे, डालेंगे उसमें, तो उसमें तो ज़मीन का नुकसान है। ज़मीन के साथ साथ ज़मीन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवर्म है, जो हमारी खेती में योगदान करते हैं, उसको भी नुकसान होगा। ज़मीन के साथ साथ पानी की वाटर बॉडीज़ जो हैं उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि ये केमिकल आफ्टर ऑल जो है बह के लास्टली ये कहाँ जाएंगे, हमारे पानी के रिसोर्सेज में, हमारे नदी नालों में जाएंगे, जो पानी हम पिएंगे, और वो पानी जो मछलियाँ हैं वाटर बॉडीज़ में उनको भी नुकसान करेंगे। ऑटोमेटिकली ये पूरा सर्कल है, ह्यूमन हेल्थ को ही नुकसान करेगा, साइल को के साथ साथ एनवायरनमेंट को, वाटर बॉडीज़ को। इसलिए नेचुरल फार्मिंग जो है आने वाले टाइम में एक स्कोप है, इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल
ये नेचुरल फार्मिंग जो है पूरे इंडिया में फेमस होकर ही रहेगा। तो आज के जो फार्मर्स आए थे उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? हमारे जो फार्मर्स है, पहले तो हमारा तो आज का ये दिन का प्रोग्राम था आज का, इनको थोड़ा सा अवेयर भी करना और ट्रेनिंग भी देना। कई फार्मरों ने इंटरेस्ट भी शो किया। अब देखते हैं आगे आगे हम और गाँव में भी जाके इसकी अवेयरनेस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल होगा। कुछ और फार्मर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया गया, तो क्या आप इस चीज़ को आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अच्छा है, ये अच्छी स्कीम है, ये अच्छी बात है। पर जो नए लड़के हैं तो ये करने नहीं चाहते। ये कहते बनी बनाई रोटी मिलती है, बस ये काम नहीं करते। हम तो करते हैं काम शुरू से, खेती बाड़ी। करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कितना स्कोप होगा आगे? क्या आपकी आमदनी भी इससे डबल हो सकती है? पर कमाना पड़ता है ना। कमाएंगे तो फिर। मेरा नाम बंसी लाल है, उधर रहता मैं सेरी में, मेरा गांव में। हाँ, हम भी खेती बाड़ी, ज़मीन भी काफ़ी है, पर काम नहीं करते आजकल के बच्चे। हम तो करते हैं ना काम अभी भी जब तक। जिस तरीके से हुकूमत अब नेचुरल फार्मिंग को भद्रवाह में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से भद्रवाह में एक लेवेंडर की सक्सेस लेवेंडर हुआ यहाँ पे, तो उसी तरीके से अब हुकूमत जो है भद्रवाह को एक नेचुरल फार्मिंग का हब बनाना चाहती है और उसके लिए काफ़ी कोशिशें भी की जा रही है। अब उम्मीद है कि फार्मर्स जो हैं वो जल्द से जल्द इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से। हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की। आज हम पंचायत चिलीबाला में आपको लेके आए हैं, जहां वर्दी एसडीएम गुंदो बलेसा ने आज एक दरबार मुनक़द किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन है कि हर उस गरीब को डोर स्टेप तक जाके उसकी मदद की जाए जिनके मसाइल जो हैं वो पेंडिंग हैं। आज यहाँ लगभग 23 डिपार्टमेंट ने इस ब्लॉक दिवस में हिस्सा लिया और जितनी भी ग्रीवेंसेस लोगों की थी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत बाला तक सुनाई। बहुत सारी ग्रीवेंसेस का ऑन स्पॉट हल हो गया और बहुत सारी मुश्किलात जो है लोगों की अभी भी पेंडिंग है। एसडीएम साहब, बहुत सारे मसाइल जो है, चाहे वो रोड का था, बिजली का था, पानी का था, पेंडिंग पड़े हुए थे। आपने जो है जिस किस्म से, जिस रफ्तार से आपने अपने टीम को मिशन पे लगाया हुआ है कि ये मसाइल जो हैं हल होने चाहिए, क्या कहना चाहोगे आप? और आपके पास अभी कितने मसाइल जो हैं और पेंडिंग हैं, कितने अभी तक आपने हल किए, कितने आप कामयाब अभी तक हुए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के अंतर्गत हमें निर्देश हैं कि हर पंचायत में ब्लॉक दिवस जो है ऑर्गेनाइज हो, जितने भी लोगों की ग्रीवेंसेस हैं उनको सुना जाए और उनका अजाला जो है टाइम बाउंड मैनर में किया जाए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ चिल्लीबाला में रोड की थी, तो उसमें काफ़ी हमने उसमें काम किया R&B डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और आज 5000 की जो आबादी है वहाँ तक हमने इस रोड को पहुँचाया है। और बाकी भी जो अलाइड वर्क्स हैं उसमें चाहे कलवर्ट्स हैं, ड्रेन्स हैं या प्रोटेक्शन वॉल्स हैं, तो उसमें R&B डिपार्टमेंट को यही मैं एक्जिन साहब को रिक्वेस्ट भी करूंगा और फील्ड फंक्शनरीज़ को डायरेक्शन भी दूंगा कि जो भी अलाइड वर्क्स जो है करने हैं उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट किया जाए। उसके अलावा यहाँ पानी को लेके, बिजली को लेके कुछ ग्रीवेंसेस थी जो हमने ऑन स्पॉट एड्रेस की। उसके अलावा बैंक का भी यहाँ पे इशू जो है रेज़ हुआ, क्योंकि इस ब्लॉक में, क्योंकि एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, तो 8 पंचायतों पे ये ब्लॉक जो है मुश्तमिल है। तो इस मसले को भी हम जो है हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करेंगे और जो भी पॉसिबल हो पाएगा तो वो हम इसमें करेंगे। दूसरा, हेल्थ के रिगार्डिंग जो यहाँ पे मेडिसिन की पोजीशन है, इसमें हमने BMO साहब के साथ डिस्कस किया है, तो जो भी यहाँ पे स्टॉक पोजीशन है वो एडिक्वेट हो और लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात जो है फेस ना करनी पड़े, ताकि जो भी उनके कंसर्न हैं हमारी नोटिस में आएँ, हमारे साथ सामने आ जाएं। जो भी उनके कंसर्न्स हैं हम मिल बैठ के जो भी उसमें बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, जो भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, तो उन प्रॉब्लम्स को जो है हम टाइम बाउंड मैनर में रिजॉल्व करेंगे। तो सारे काम हुए भी हैं और कुछ थोड़े बहुत बकाया भी हैं और वो भी हो रहे हैं। जनाब एसडीएम साहब ने यहाँ लोगों को मुतमईन किया और इत्मीनान दिलाया कि मैं ये काम एडमिनिस्ट्रेशन से करवा लूँगा। देखिए, जो लोगों ने ग्रीवेंसेस रखी वो अगर कल को हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि हाँ ब्लॉक दिवस ये हुआ। अगर नहीं होंगी तो फिर
इसमें अगर जब आउटपुट अगर इसका होगा आउटपुट अगर इसका आएगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी ब्लॉक दिवस से फ़ायदा हुआ लोगों को। अगर नहीं होगा तो फिर नथिंग, कुछ नहीं होगा। ब्लॉक दिवस जो यहाँ पे रखा गया था, एसडीएम साहब इधर आए थे तो सब लोगों ने अपनी अपनी ग्रीवेंसेस रखी यहाँ एसडीएम साहब के सामने, और बहुत सारे काम भी हुए हैं, लेकिन कुछ काम जो हैं वो अधूरे रहे हैं। जो जिनकी आज कंप्लेंट जो है एसडीएम साहब के सामने लोगों ने रखी, बहुत सारे काम जो हैं जिन पे नज़रसानी नहीं हो रही थी वो भी हमने आज अपने अल्फाजों में एसडीएम साहब के सामने साफ साफ जाहिर किया कि इस तरीके की प्रॉब्लम है यहाँ पे चिलीवाला की आवाम। बिजली, चाहे वो बिजली का काम हो, रोड का काम हो, मैंने बिल्कुल विस्तार से पूरे कामों की जानकारी दी एसडीएम साहब को। बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, इन मसाइल को डोर स्टेप पे जाके गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। और हुकाम बाला से भी लोगों ने गुजारिश की कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो डोर स्टेप पे जाके, दरवाजे पे जाके लोगों के मसाइल को हल करें, क्योंकि जो ब्लॉक दिवस का सही मैनिफेस्टो है उसको अमली जामा पहनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो, चिली बलेसा। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸ ਮਿੰਟ ਨੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਤੋਂ ਗੋਲਦ ਰੋਡ ਜਾਣੀ, उस रोड नहीं तुस हालत तक ही सकने हो जितना नया नया ब्लैक टॉप पे आ, पूरी रोड जी पूरी उस तरह ब्लैक टॉप पे ही नहीं तो इस तरह बजरी इकट्ठी करी तो इन्हें रखी। साढ़े नाल इतना बहुत सारे लोग भी आए ने, अस उन्होंने भी गल कर कि इसने कितनी परेशानी उन्होंने। जी तुसा ना हाजी मोहम्मद अकरम, एक कदू ब्लैक टॉप पिया सा तो इसकी क्या हालत है? परसों और कल पहना रहा तो भाई सिर्फ खाली बोरियों चो लट्टी का गेट होनी चाहिए, इसलिए कोई लुक शुक कख नहीं, खाली बजड़ी है, कुछ नहीं पाया उन्होंने, कोई लुक नहीं, कुछ नहीं कहा नहीं है। गड्डियां ना टायरां ना गई पे जो कस्सियां च ओहदे पर बजरी तो हत्था ना मैं तुसीं गट्ठी गई दस दसी कि भाई देखी लो कि इस बजरी के हालात है, लुक नहीं के हालात है। अस अगली थी भी गए हाँ, JCB नाल पट्टी ते किनारा करी ते ये खाली बजरी ते गेट। तुसां सुनिए इन्हां दियां गल्लां, ये ना आख्या कि इत्थे जेह्ड़ी लुक पाई गई, लुक नहीं पाई गई, सिर्फ जेह्ड़ी सारा बजरी सट्टी गई। साढ़े नाल होर भी कोई लोग न, उन्हां नाल भी गल करसन। जी ये तुसां पोजीशन सारी देखी है, गवर्नमेंट ने आख्या सबका साथ सबका विकास, गवर्नमेंट पैसा दे रही है विकास के लिए। यहाँ पर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का खजाना साफ तो कमीशन वालों का साथ तो आवाम का सत्यानाश, ये देख चुके हैं आप। और ये मौके की पोजीशन देखो, ये जहाँ तक भी इन्होंने डाली है यही पोजीशन है ऊपर तक, जहाँ तक ये ऐसा ये काम किया है, पूरा काम यही है। ये देख लें, ये सरकार का काम नहीं है आके चेक करना, सरकार का काम है पैसा देना। चेक किसने करना है, देखना किसने कहा है कि यहाँ के जो मुतलका रोड के मुंसलिक जो कार्यकर्ता हैं, जो मुलाजिम हैं, JE साहब, AWE साहब, वो कहाँ पर जिम्मेवार कुछ मनने हो या ठेकेदार है या डिपार्टमेंट? हम तो ठेकेदार को जिम्मेवार नहीं मानेंगे, वो तो लगा है अपने काम के लिए। हम तो जिम्मेवार ठहराएंगे यहाँ डिपार्टमेंट को। यह काम डिपार्टमेंट का है, जिसको सरकार ने इतने लाखों रुपए के हिसाब से तनख्वाह दे रही है, यह उनका काम है यहाँ खड़ा होकर लुक डलवानी है, ब्लैक टॉपिंग उन्होंने करवानी है। ये ना कि ठेकेदार ने तो अपने लिपापोती करनी क्या है, उसने अपने कमाई करनी है, उसने अपना घर देखना है, उसने सरकार को नहीं देखना है, ना आवाम को देखना है, उन्हें ना अपना काम देखना है कि हमें कैसे काम पूरा करना है और अपने हिसाब लेना है। साढ़े नाल और भी लोग ना सुनने नाल भी गल करसन। तुम ये गल दसो कि जड़ा लुक हमेशा पाई जानी गर्मियां च, सर्दियां क्या सीजन ऐसा लुक पाने ना? बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया हजरात, हर वक्त एक अच्छी गल करनी और अच्छा सिस्टम है जड़ा मेंटेन चल रहा। मैं DC साहब अगे गुजारिश करसा, SDM साहब अगे गुजारिश करसा, जेड़े इत्थे AWE साहब उन्होंने अगे गुजारिश करसा कि इत्थे कसूर JE जड़ा है उन्हें देखना चाहिए ना कि पब्लिक नहीं रोड है। अगर राती कार रुक पे इन लोगों में आ रहे ऐसे घर दूँ, अब सारे इन्हें घेरी लिया भाई कि देखो ला तू डेली चलने हो। देखो ये सरकार ना पैसा है, ज़ाया नहीं होना चाहिए ना। इस रोड पर ये दूसरी बारी लुक पे ब्लैक टॉपिंग हुई है। मैं गुजारिश करसा, मैं SDM साहब अगे गुजारिश करसा कि ऐसे काम नहीं होना चाहिए ना जनाब। तुसाने निगरानी के अंदर एक बड़े SDM बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, इस गल ही तुम समझने मीडिया हजरात के उन्होंने जेड़े इतने ना बीड़ा चुकिया ना SDM साहब, एक बड़ा अच्छा हो चुकिया ना SDM साहब, बहुत ऑनेस्ट अफसर हैं वो। अगर ये लोग गलत कर रहे तो इंतजामिया जड़ी है उन्होंने बदनामी होनी।
साढ़े डीसी साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ डीसी साहब छोटी छोटी रोडां थोड़ी देख सन ये पब्लिक ने देखनियां ये सरपंचां देखनियां पेंचां देखनियां ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਖਾਓ आसरा ने तुस ना कमाओ मगर कुछ हद तक करो पब्लिक की सेफ्टी देख के तुस खाओ जी ऐसी गल्लां ना करो जिस नाल समाज हसता है एक तुमत बन जाओ ठेकेदार एक बड़ा अच्छा पेशा है उन्हें एक टेंडर लगाया जाना एक टेंडर लगाया जाना वो टेंडर इस माते लाया जाना हाजी साहब के अच्छा काम है यानी केड़ा तुस अपना बचाव भी करो और अपना जड़ा काम अच्छा करो कम से कम मैं तुसें दसां एक चीज गुजारिश कर साढ़े नाल कुछ और भी लोग कना सुनने नाल भी करके जी तो एक कदू लुक पाई गई सी एक कल राती बाई है परसों राती यानी कि एक दिन ने विच जोड़ा है एक दिन विच पाई मैं कल भी मीडिया वाले आए से मैं दिता से दसिया सी इन्हां की सिस्टम गलत आखने ना मोदी साहब बहुत अच्छे हैं ये अगले खराब हैं मोदी नहीं खराब मोदी बहुत अच्छा आदमी है तो तुस क्या डिमांड करना चाहते हो इसकी दोबारा सही करी दे बाण ये तो नहीं है कि पैसे ले तो टूरी जाओ एक रात विच दूसरे दिन है ही नहीं है सुक्की बजरी तुसां इन्हां लोकां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਰੋਡ ਉਸ ਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਔਰ इसे ठीक किया जाए ताकि लोगों की परेशानियां ना हों नाज़िम अली न्यूज़ 18 मेंढर खबर पढ़ने ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੁੰਛਨੇ ਪਰੇਡ ਪਾਰਕ ਨੇ ਬਾਹਰ और परेड पार्क में बाहर सब तो बड़ी जी परेशानी है इतने दुकानदारों की और इस महल्ले लोगों की जी इलीगल पार्किंग है तो देख सकते हो किस तरीके इस परेड ने बाहर इलीगल पार्किंग है जिस परेड ने पार्क आने वाले ना ही बल्कि जो आस पास दुकानदार उन्होंने बड़ी तकलीफों का सामना करना पैना और इस खाली परेड पार्क ने बाहर ही नहीं बल्कि इसने आस पास जिन्नियां भी गलियां सड़कों उन्होंने पर भी इस तरीके की इलीगल पार्किंग है गड्डियां जी दिन रात खड़ियां रहनियां और लोगों की आने जाने बड़ी परेशानी होनी है और इसने नाल जो है कई तरीके के जो खतरे भी हैं इस इलाके और जो इतने दुकानदार या जो लोग उन्होंने अस गल करसा कि उन्होंने इस जी इलीगल पार्किंग किस तरह परेशानी आनी है और इस वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने क्या कहना है सारे इतने एक दुकानदार ने उन्होंने गल करसा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बोर्ड लगाया है कि नो पार्किंग जोन उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर चलने का रास्ता नहीं है जो हम दुकानदार हैं यहाँ पर जो लोगों को सामान लेने के लिए उनका भी आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है इतनी बड़ी इलीगल पार्किंग यहाँ पर है हम और अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक स्कूल भी अंदर जब छुट्टी होती है तो बच्चों को भी जाने का रास्ता नहीं मिलता है मेरी आपके माध्यम से ये रहेगा कि ये जगह खाली रहनी चाहिए कम से कम कोई सामान लेने के लिए सामान लेकर वापस चला जाए वहाँ तक तो ठीक है लेकिन ये परमानेंट पार्किंग बन गई है जो एक गलत है आप देखें इस समय आपने यहाँ से बाहर जाना हो तो आपको वहाँ से घूम कर जाना पड़ता है इसलिए मेरी आपकी गुजारिश है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है और ये ठीक भी नहीं है ये शहरों के बीच में इसका जैसे सामने पार्क है पार्क की भी यहाँ आने जाने का रास्ता है सारे रास्ते बंद हो जाते हैं इस पार्किंग को खाली कराया जाए और यहाँ पर लोगों के लिए खुली जगह रखी जाए ताकि लोग आ सके सामान लेकर वापस चले जा सके वो सारी चीज़ें खत्म हो गई है इसलिए हम आपके माध्यम से कहेंगे इसको ठीक किया जाए ये शहर का एक बहुत बड़ा चौक है और खूबसूरत चौक है इसको डेवलप किया जाए यहाँ फुहारा लगे और चीज़ें लगे ताकि शहर की खूबसूरती बढ़ सके तो कुछ और इतने लोग उन्होंने गल करता उन्होंने क्या कहना है इस इलीगल पार्किंग की जैसी क्वेश्चन है राविंदर सिंह बोल रहे हैं जी किस तरह परेशानी आनी है जी इलीगल बड़ी परेशानी है क्योंकि अस लोग हाँ इतों इतने सारा कम है हर वेले लंघना पलंघना लोग भी लगते हैं बड़े तंग लोग होते हैं कोई पार्किंग परमानेंट पार्किंग ला के चले जाते लोग तो गड्डियां अगे पिछे होंदियां नहीं हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है इस इलाके जो मतलब आना जाना भी मतलब आना जाना भी बड़ी तंगी होती है अगर कुछ आग लगी जाए कोई किसी हाँ कोई हादसा हो जाए आग लग जाए कुछ हो जाए बहुत नुकसान है इतने होने वाला है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कहना चाहते हैं कि ये जो पार्किंग है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कुछ और उन्होंने गल करसा उन्होंने क्या कहना है कि इस तरीके की इलीगल पार्किंग है उसमें ना मोहम्मद रियाज किस तरह परेशानी होनी है दुकान अगे बाहर जी किस गड्डियां लगी रही दिन रात लगी रही तुम देख लो कितनी गड्डियां लगी रास्ता है नहीं चलता कोई गड्डियां ऐसी जिन्हें एक हफ्ता हो गया खड़ियां थे लोगों को पार्किंग नहीं है वो गड्डियां चला चले जाने या तो गड्डियां लोग आन सामान लेके वो चले जान वो गल आती है लेकिन वो गड्डियां लग नहीं सकती क्योंकि बहुत ज्यादा गड्डियां नहीं लेकर गड्डियां लगी एक हफ्ता हो गया गड्डियां थे कम लगी रही हैं पार्क बिल्कुल रास्ता ही नहीं है देख लो आप देख लो रास्ता ही नहीं है कोई रास्ता ही नहीं है ऐसे ही चाहेंगे गड्डियां साइड भी लगनी चाहिए कोई पार्किंग होनी चाहिए जिससे गड्डियां लगन चल कुछ और उन्होंने गल करना ना अंजू मेहताब जी मतलब किस तरह परेशानी होनी थी गड्डियां दिन रात लगी रही बहुत ज्यादा परेशानी होगी दिन रात गड्डियां इतने लगी रहनी है बच्चे आने स्कूल में उन्हें भी प्रॉब्लम होनी है ट्रैफिक इतने जाम रहना काफ़ी बंदे आते थे आने सामान लेने उन्हें प्रॉब्लम होनी है इस वजह एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करने हैं ये ट्रैफिक में जो है
रिमूव करनी थी। तो देखा कि महल्ले ने जी गलियां उन्हें भी गड्डियां लगी नहीं जी हैं, अगर महल्ले कोई हादसा हो जाना तो कितनी मुश्किल हो बहुत मुश्किल होनी है। कल किसी ने कोई डेथ, किसी को बीमार कोई कुछ हो जाए तो आने उसकी प्रॉब्लम होनी है, कहीं हादसा हो जाने। इस वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करने कि जी ट्रैफिक से इतों रिमूव की जाए। तो देखो लोगों ने बार बार कहना है कि इस तरीके की जी इलीगल पार्किंग है इसकी तो हटाया जाए और इसने कारण जी है लोगों की परेशानी आनी पी, दुकानदारें परेशानी आनी पी और जो पूरा इलाका है वो परेशान, क्योंकि शहर में मेन जगह है और इतने जी इलीगल पार्किंग है उसमें पूरे बाजार भी जो असर पैना और आसे पासे जो महल्ले हैं उन्होंने अगर खुदा ना खास्ता कदे कोई अग नहीं लग जानी या कोई होर हादसा हो जाना तो लोगों की उत्थे फायर ब्रिगेड नहीं पुज सकनी, कोई एकदम मदद नहीं पुज सकनी। नाल ही तुसीं दस्सां कि ये जो महल्ले ने इन्होंने महल्लों चों अगर कोई बीमार होना तो दूसरी गड्डी नहीं निकल सकनी, जिसके कारण लोग बड़े परेशान। लोगों ने आना कि एडमिनिस्ट्रेशन की जाए कि इस इलीगल पार्किंग की थ्रू हटाया जाए और इसकी जगह खाली कराया जाए ताकि लोगों की आसानी हो और पार्क आने वाले लोगों की जी है वो सहूलियत हो है, क्योंकि पार्क बच्चे जनानियां और स्कूल है, स्कूल में बच्चों की बड़ी परेशानी होनी। इस करी अस भी एडमिनिस्ट्रेशन की इल्जा कर सकें ये जी इलीगल पार्किंग है इसकी थ्रू हटाया जाए। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल परेड तुम पुंछ।